बच्चा का को ता बोलता है, कौवा को तौवा बोलता है, कुत्ता को तुत्ता बोलता है, समटाइम्स रा को ला बोलता है, जैसे रेल को वो लेल बोलता है, ट्रेन को ट्लेन बोलता है। इस तरीके से वो तुतलाता है। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब क्या करें यार। सेंटर वाले बता रहे हैं कि आपको रोज़ स्पीच थेरेपी के लिए लाना पड़ेगा, 6 महीना, साल, 2 साल का टाइम लग जाएगा, कैसे करें। मेरे पास है सॉल्यूशन इस बात का। आप क्या करिए, मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, घर बैठिए, वीक में एक सेशन करिए, पूरा वीक खुद प्रैक्टिस करिए और ऐसे करके अपने सेशन लेते जाइए, अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर लीजिए। क्योंकि तुतलाहट का 100% गारंटी के साथ बहुत जल्द ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जब आप सेंटर्स में जाते हैं तो बहुत सारे सेशंस आपको मिलते हैं, रेगुलर आपको जाना पड़ता है, पूरा लाइफ अपसेट हो जाता है। तो लाइफ को अपसेट मत कीजिए, तुतलाहट को घर बैठ के ठीक कर लीजिए। सो अभी हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली ये क्या चीज़ होती है, क्यों होती है और हम इसमें क्या कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये तुतलाहट आखिर क्या चीज़ होती है। जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर किसी वर्ड को हम ओमिट कर देते हैं, या फिर किसी वर्ड को डिस्टोर्टेड तरीके से बोलते हैं, या उसमें कोई और वर्ड जोड़ देते हैं, यानी एक जो साउंड बनना चाहिए प्रॉपर, उस साउंड को हम चेंज कर देते हैं, तो ये तुतलाहट की प्रॉब्लम होती है। सो तुतलाहट की प्रॉब्लम होती क्यों है? यूजुअली देखने में ये आया है कि तुतलाहट की प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है अगर आपका बच्चा डिलेड हो रहा हो, यानी उसमें ग्लोबल डेवलपमेंट डिले हो, यानी वो थोड़ा सा लेट जा रहा हो। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न जो बनता है वो बनता है ओवर पैम्परिंग, यानी बच्चा ज़्यादा लाडला है, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा तुतला करके बोलने की कोशिश करें, अले बेला बेबी क्या कर रहा है, कहाँ जाएगा बेबी, इस टाइप से कुछ आप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा उसी एक्सेंट को पिकअप करने की कोशिश करता है। सो इस तरह के एक्सेंट से बचना चाहिए, आपको स्ट्रेट बोलने की कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ें जैसे साफ हैं वैसे आपको बोलना चाहिए, ताकि बच्चा भी क्लीन स्पीच को पकड़ने की कोशिश करे। उसके अलावा कई सारे रीजंस और रहते हैं, जैसे आजकल एक बड़ा रीजन है, मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन जो बच्चे सिजेरियन होते हैं, मैं जब हिस्ट्री लेता हूँ उसमें क्या होता है कि मैं पूछता हूँ कि बच्चा नॉर्मल हुआ कि सिजेरियन हुआ। यकीन मानिए कि अगर 10 लोग बोलते हैं कि वो सामने मेरे बैठे हुए हैं कि यार हमारे बच्चे को तुतलाहट की या हकलाहट की, फॉर अ मैटर ऑफ चांस, स्पीच या बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो सारे बच्चे सिजेरियन होते हैं। तो सिजेरियन का कहीं ना कहीं रोल इसमें रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी में और सिजेरियन डिलीवरी में ये फ़र्क होता है कि नॉर्मल एक नेचुरल प्रोसेस होगा, सिजेरियन समटाइम्स ये इंड्यूस किया जाता है या ऑपरेट करके, डेफिनेटली आपको पता ही सी सेक्शन कैसा किया जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप एक नॉर्मल कोर्स में जाते हैं तो नेचर उस चीज़ को हेल्प करने की कोशिश करता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि मैंने ये देखा है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि जब भी हिस्ट्री आप लेते हैं, जितने भी तुतलाने वाले बच्चे आते हैं, हकलाने वाले बच्चे आते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर वाले बच्चे आते हैं, उनसे पूछते हैं कि बच्चा नॉर्मल पैदा होगा कि सिजेरियन, तो 10 में से 6 या 7 लोगों का आंसर ये होता है कि सिजेरियन हुआ था। ये एक चांस भी हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ। तो तुतलाहट के कई सारे रीजंस मैंने आपको साइट किए। एक्चुअली पिन पॉइंटेड अगर आप कहें कि ये रीजन होता है, ऐसा कुछ रीजन नहीं होता, क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है। डिजीज के लिए कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है, यानी अगर आप कहें कि टाइफाइड है तो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से हुआ, वो कोई वायरस होता है तो पर्टिकुलर वायरस होता है, और कोई प्रोटोजोआ होता है तो प्रोटोजोआ होती है, यानी कोई ना कोई पैथोलॉजी होती है। लेकिन जब आप डिसऑर्डर की बात करते हैं, स्पीच डिसऑर्डर की बात करते हैं, हियरिंग डिसऑर्डर की बात करें, विजुअल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो आपके पास कोई सर्टेन रीजन नहीं होगा कि इसी वजह से हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिसऑर्डर है। सो डिसऑर्डर जब होता है तो बहुत ज्यादा आप लोग इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, सीधा ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, क्योंकि ये कोई डायबिटीज नहीं है कि शुगर ज्यादा खाने से आपको होगा तो शुगर बंद कर दो। तो इसमें कोई परहेज भी नहीं होता कि आपको कोई परहेज रखना है, तो स्ट्रेट अवे आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। और तुतलाहट के लिए थेरेपी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। अगर आप टाइमली स्टार्ट कर लें, 2 ढाई 3 साल के बच्चे में स्टार्ट कर लें, तो 2 4 महीने में आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। जितना बच्चा बड़ा हो जाता है उतना तकलीफ होती है, चीज़ें लंबी खिंचती हैं और बच्चे की आदत बनती चली जाती है वैसे बोलने की। इसलिए आप अवॉइड करें इन सब चीज़ों के लिए। एक बड़ा रीज़न और भी होता है जो टंग टाई से आता है, नहीं तब जिसे आप तंदुआ बोलते हैं, जीभ नीचे से चिपकी होती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा जो एक पैरामीटर होता है ना, आप खुद जज कर सकते हैं। अगर जीभ बिल्कुल लोअर लिप से बाहर आ रही है, ऐसा करके, और बच्चा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसे उठा पा रहा है, दैट मीन्स टंग टाई नहीं है। लेकिन ज्यादातर स्पीच केसेस में ये मान लिया जाता है कि बच्चा इसलिए बोल रहा है ऐसा क्योंकि उसे टंग टाई की प्रॉब्लम हो सकती है। सो टंग टाई को ही हर चीज का रीजन ना बनाए,
प्रॉपरली स्पेशलिस्ट को दिखा करके देख लें और उसके बाद उसकी थेरेपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन सब चीज़ें हो जाती है, थेरेपी भी ऑनलाइन हो रही है। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स होते हैं, बच्चे को साथ में बिठा के पेरेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाता है, एक सेशन दिया जाता है, उस सेशन को लेकर के पेरेंट्स आगे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो जल्दी ज्वाइन कीजिए, अपने बच्चे को ठीक कीजिए। मुझे लगता है रीजंस में बहुत कुछ नहीं रखा, सीधा ट्रीटमेंट की तरफ जाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय।